Hello students, this is the next part of the chapter number 5 the judiciary और आज का हमारा पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एग्जिस्ट एट द एपेक्स ऑफ द एंटायर जुडिशियल सिस्टम। हमारा जो देश का जुडिशियल सिस्टम है स्टूडेंट्स, उसमें जो सबसे ऊपर कोर्ट माना जाता है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बिलो विच लाइज द हाई कोर्ट इन ईच स्टेट, और इसके नीचे हाई कोर्ट्स आते हैं। हर राज्य में, अलग अलग राज्यों में हाई कोर्ट्स होते हैं। और अ ग्रुप ऑफ स्टेट, मतलब किसी किसी स्टेट में हाई कोर्ट हो सकते हैं या किसी ग्रुप ऑफ स्टेट में कोई एक हाई कोर्ट काम कर सकता है। अलग अलग राज्यों के लिए कोई एक हाई कोर्ट भी काम कर सकता है। बिलो द हाई कोर्ट देयर इज अ हिरार्की ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे बहुत सारे और सारे हिरार्की मतलब एक सीढ़ी, लैडर की तरह, और बहुत सारे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। केसेस ऑफ द पेटी एंड लोकल क्राइम्स आर डिसाइडेड बाय द लोक अदालत, और साथ ही साथ जो छोटे मोटे केसेस होते हैं या जो लोकल आसपास के एरिया में जो क्राइम जुर्म होता है उससे रिलेटेड जो केसेस होते हैं उसको कौन देखता है? लोक अदालत। स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट द एपेक्स कोर्ट इन इंडिया एट न्यू दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे ऊपर, सबसे एपेक्स मतलब सबसे ऊपर है और न्यू दिल्ली में है। हाई कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट एट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी लेवल। जो आपके हाई कोर्ट्स होते हैं वो राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में होते हैं, और हाईएस्ट कोर्ट माने जाते हैं राज्य के और यूनियन टेरिटरी लेवल पर। 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया, ऑलमोस्ट वन फॉर एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। टोटल 25 हाई कोर्ट्स इंडिया में इस समय हैं। इसके नीचे आपके डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स आते हैं, जनरली वन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट और मेट्रोपॉलिटन एरिया। इसके नीचे आपके डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट जो होते हैं वो आपके हर जिले में होते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट्स को हम दो पार्ट में बांटते हैं, सिविल जजेस और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। सबसे पहले है स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट। India has a single judicial system for the entire country, connected by a number of courts with the Supreme Court, the head of the entire judicial system. इंडिया में एक ही हमारा जुडिशल सिस्टम है हमारे पूरे देश के लिए, और ये नंबर ऑफ कोर्ट से चलता है, मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ कोर्ट इसको कनेक्ट करके रखते हैं। और द हेड ऑफ द एंटायर जुडिशियल सिस्टम, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल सिस्टम का हेड मानते हैं, और इसके नीचे बहुत सारे कोर्ट्स आते हैं। सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज द लोअर कोर्ट सच एज हाई कोर्ट एंड द सबॉर्डिनेट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का ये काम होता है कि जो उससे नीचे कोर्ट्स होते हैं, जैसे कि हाई कोर्ट हो गया, सबॉर्डिनेट कोर्ट हो गया, इन सब तरीके के कोर्ट्स को सुपरवाइज करना, उनको देखना। सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन गिवन द स्पेशल वेरियस पावर। सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी पावर होती हैं, जैसे कि ट्रांसफरिंग एनी सिविल और क्रिमिनल केस फ्रॉम वन स्टेट हाई कोर्ट टू अनदर स्टेट हाई कोर्ट। किसी भी तरीके का सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट, मतलब कि केस जो होता है, जैसे कि आपका कोई अपराध हो गया, इस तरीके का केस, या सिविल केस जैसे लैंड वैंड के कोई केसेस हो गए, तो एक राज्य की हाई कोर्ट से लेके उसे दूसरे राज्य की हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करने का काम सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। फ्रॉम अ सबॉर्डिनेट कोर्ट टू अनदर स्टेट हाई कोर्ट, या फिर किसी एक सबॉर्डिनेट कोर्ट से उस केस को हटा के दूसरे राज्य के हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करने का काम भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। विड्रॉइंग एंड डिस्पोजिंग एनी केस पेंडिंग बिफोर दी हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट के पास कोई भी केस जो है पड़ा हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उस तरीके के केस को खारिज करने का काम, विड्रॉ करने का काम पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। इनिशिएटिंग द इंटरनेशनल कमर्शियल आर्गूमेंट और डिसएग्रीमेंट। साथ ही साथ अगर किसी भी तरीके का इंटरनेशनल, मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल के कोई भी आपके कमर्शियल मतलब बिजनेस से रिलेटेड कोई भी आर्ग्यूमेंट, बहस चल रही है, और डिसएग्रीमेंट मतलब कोई भी बहस, इस तरीके का केस चल रहा है, तो उसको देखने का काम भी सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर इन अ सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया जो भी जजमेंट होता है वो अपने जजमेंट को दोबारा से रिव्यू कर सकती है। और इसके अलावा ऑर्डर इन अ सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग, या फिर किसी भी तरीके का सिविल केस या क्रिमिनल केस जो होता है, जो आपराधिक या गैर आपराधिक जो आपके केसेस होते हैं, उसकी प्रोसीडिंग को भी रिव्यू करने का काम, देखने का काम सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। कंपोजिशन। अवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंटली प्रोवाइड फॉर 31 जजेस एट द सुप्रीम कोर्ट लेवल। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के कंपोजिशन की बात करें कि उसमें टोटल कितने जजेस होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेजेंटली
31 जजेस का के लिए बताया है। ये 31 जजेस सुप्रीम कोर्ट के में हो सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स अब ये चेंज हो चुका है। इस समय टोटल 34 जजेस हैं। अगर आप करंट में देखेंगे तो 34 जजेस हो चुके हैं और 31 जजेस अब नहीं हैं। द सुप्रीम कोर्ट कंप्राइजेस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 30 जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ में एक आपका चीफ जस्टिस होता है और बाकी जजेस होते हैं। तो करेंटली इस समय 31 नहीं 34 है, इसको ध्यान रखिएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और जो सुप्रीम कोर्ट का हेड होता है उसे हम क्या कहते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। जिसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। किसकी रिकमेंडेशन, किसकी सलाह पे करते हैं? प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट करते हैं। Prime Minister himself is given the recommendation by the outgoing Chief Justice and the Union Ministry of Law and the Justice and Company. सुप्रीम जैसे कि प्रेसिडेंट को सलाह का प्राइम मिनिस्टर देते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को भी कोई रिकमेंडेशन देता है, कोई सलाह देता है। वो कौन कौन होते हैं? मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं जो उस समय काम कर रहे होंगे, मतलब जो जिनका रिटायरमेंट हो रहा होगा, वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ हो गए। तो ये मिलकर प्राइम मिनिस्टर को सलाह देते हैं कि किसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाना चाहिए। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट भी कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। हु एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट, जो कि यूनियन कैबिनेट की एडवाइस पे काम करते हैं। एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट का आपको जज बनना है तो उसके लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या क्या एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। A person is qualified for appointment as a judge or a chief justice only if he or she is a citizen of India and if he or she fulfill one of the following condition. अगर आपको अपॉइंट होना है एज अ जज और एज अ चीफ जस्टिस इन अ सुप्रीम कोर्ट, तो पहले तो आपको देश का नागरिक होना चाहिए और इन तीनों में से कोई एक आपकी जो कंडीशन है उनमें से कोई वन, फुलफिल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए। नंबर वन, हैज़ बीन अ जज ऑफ द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर। कम से कम आपने हाई कोर्ट में 5 साल जज का काम किया हो। हैज़ बीन एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर, या फिर हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट वकील की तरह आपने 10 साल काम किया हो। इन अ डिस्टिंग्विश जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, या फिर प्रेसिडेंट की नज़र में आप एक एक्सपर्ट हो, मतलब अ पर्सन हु इज़ एक्सपर्ट इन लॉ। कानून में आपकी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, आपको उसमें काफ़ी कानून में आपकी जानकारी होनी चाहिए और प्रेसिडेंट आपको अगर इस तरह का पर्सन मानते हैं तो इन तीनों में से कोई एक ऐसी क्वालिफिकेशन जो आपको पूरी करनी हो और साथ ही साथ आपको देश का नागरिक होना ज़रूरी है फॉर एलिजिबिलिटी। टेन्योर, टेन्योर का मतलब होता है कि कितने साल या किस उम्र तक आपको चीफ जस्टिस या फिर जज एज अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट काम करने को मिलेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होल्ड द ऑफिस टिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट के और जजेस होते हैं वो 65 ईयर्स तक की एज तक काम कर सकते हैं ऑफिस में। अ जज में वॉलेंट्री रिजाइन बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। और जज के पास एक ये कह सकते हैं उनके पास एडवांटेज होता है। अगर वो अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो अपना टर्म खत्म होने से पहले वो अपना रिटायरमेंट ले सकते हैं। इन एक्सेप्शनल केसेस सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। कुछ स्पेशल और एक्सेप्शनल खास केसेस में ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट जो हैं उनकी जॉब से उनको हटा सकते हैं अगर वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए पाए गए। इस प्रोसेस को इम्पीचमेंट कहा जाता है, जिस प्रोसेस से प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाते हैं। द मोशन फॉर इम्पीचमेंट में बी पास बाय अ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में, राज्यसभा लोकसभा में वोटिंग की जाएगी। 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर मतलब जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से 2/3 मेंबर्स जो हैं अगर वोटिंग दे देते हैं किसी जज को हटाने के लिए तो फिर उस जज को इम्पीचमेंट प्रोसेस से हटाया जाता है। फंक्शन एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फंक्शन ऑफ द जुडिशरी कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इंटू 3 मेजर पार्ट। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं और उसके काम क्या क्या होते हैं, तो उसको हम 3 मेजर पार्ट में बांट सकते हैं। नंबर वन, प्राइमरी फंक्शन ऑफ जुडिशरी इज टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन द सिटीजन्स
citizens and the government, the state government or the between the center and state government। सबसे पहला काम जो जुडिशरी का होता है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का होता है, वो ये होता है कि वो नागरिकों के बीच में जो डिस्प्यूट लड़ाई है उसको सॉल्व करेगा। नागरिक और सरकार के बीच में अगर कोई लड़ाई हो रही है, कोई मैटर फंस रहा है, कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई हो रही है, डिस्प्यूट हो रहा है, तो उसको सॉल्व करेगा। या फिर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर डिस्प्यूट लड़ाई हो जाती है तो उसको सॉल्व करने का काम सुप्रीम कोर्ट करेगा। सेकेंड, द जुडिशरी अपहोल्ड द लॉ एंड इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन सिटीजन। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा काम ये है कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं, जो भारत के नागरिक हैं, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी सुप्रीम कोर्ट करता है। Every citizen of India can approach the Supreme Court or the High Court if they believe that their fundamental right have been violated। और हमारे देश के नागरिकों के पास ये राइट है कि अगर उन्हें लगता है कि उनका कोई भी जो मौलिक अधिकार है, जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर वो उनसे छीने जा रहे हैं, तो वो अपने अधिकारों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं और अपील कर सकते हैं। एज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द कोर्ट लुक इनटू द मैटर एंड इन्फोर्स द नेसेसरी लॉ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला कहा जाता है, गार्जियन कहा जाता है, कि वो गार्जियन है एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के। तो वो इस तरीके के मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मैटर्स को देखेंगे और जो भी नेसेसरी कानून होंगे उसको लागू करवाएंगे, पूरा करेंगे। नंबर थर्ड, द जुडिशरी एक्ट एज अ फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Judicial review is the power of the Supreme Court to examine the validity of the law passed by the legislature and the executive। सुप्रीम कोर्ट के पास एक ये भी पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर माना जाता है। मतलब कि अगर पार्लियामेंट ने, लेजिस्लेचर हम पार्लियामेंट को कहते हैं जो नियम बनाती है, अगर लेजिस्लेचर ने, पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया है, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं, अगर कोई भी लॉ पास किया गया है तो उसको एग्जामिन करने का, उसको देखने का काम, और वो कितना सही है नियम, वो जो कानून बनाया गया वो कितना वैलिड है, कितना सही है, उसको देखने का पावर जो है वो किसके पास है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो भी लॉ पास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, अगर वो लॉ जो है ठीक नहीं है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर वो इस तरीके का ऑर्डर है जो कि संविधान के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हुए उसको बनाया जा रहा है, ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स वायलेट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, इस तरीके का कोई लॉ बनाया जा रहा है, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि वो उस तरीके के लॉ को या उस तरीके के ऑर्डर को नल और वॉइड घोषित कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है। नल और वॉइड मतलब कि वो उसको स्टॉप कर सकता है। इसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। Jurisdiction refers to the scope or authority of the Supreme Court to carry out judgment and enforce the law। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या अथॉरिटी है और उसके पास कितना स्कोप है, मतलब कितना वो काम कर सकता है, उसके पास अथॉरिटी है कि वो जजमेंट, मतलब फैसला दे सकता है, और साथ ही साथ लॉज को, कानून को इन्फोर्स करा सकता है, लागू करवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो इंजॉय द फॉलोइंग जुरिस्डिक्शन। ये फंक्शंस होने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ और भी जुरिस्डिक्शन हैं जो वो इंजॉय करता है, जो उसके पास उसकी पावर है। सबसे पहले ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इंक्लूड द डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट, यूनियन गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट, और वन साइड एंड वन और मोर स्टेट on the other side and between the two states। The Supreme Court also deal with the violation of fundamental right। और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन माना जाता है वो क्या होता है। इसमें हम क्या क्या लेते हैं? यूनियन गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड वन और मोर स्टेट मतलब या तो सेंट्रल गवर्नमेंट और कोई एक राज्य या कोई एक से ज़्यादा राज्य आ जाते हैं के बीच की लड़ाई, या फिर यूनियन गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट ऑन द अदर साइड, या तो फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर एक या एक से ज़्यादा राज्य एक साइड पर, या एक से ज़्यादा दूसरी साइड पर, या दोनों जगह, दोनों साइड पर दो राज्य हो सकते हैं, उनके बीच में लड़ाई हो सकती है, डिस्प्यूट हो सकता है। तो इस तरीके के डिस्प्यूट्स, लड़ाई जो भी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, वो सारा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है।
सुप्रीम कोर्ट के पास एक और पावर है ऑल्सो डील, ये किस चीज़ से डील करता है सुप्रीम कोर्ट? वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, कि अगर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं अगर वो वायलेट हो रहे हैं, अगर उनका वो हमसे छीने जा रहे हैं, तो वो भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में ही आता है। एप्लीट जुरिस्डिक्शन, एप्लीट जुरिस्डिक्शन इंक्लूड अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। इस जुरिस्डिक्शन में हम क्या लेते हैं कि कोई भी अगर हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है, कोई भी अपना फैसला सुनाया है, तो उस तरीके की चीज़ों को हम एप्लीट जुरिस्डिक्शन में लाते हैं। तो एप्लीट जुरिस्डिक्शन में क्या इंक्लूड किया जाता है? अपील। अपील मतलब एक तरीके की रिक्वेस्ट किसके खिलाफ? कि जो सुप्रीम जो कि हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है, जो फैसला सुनाया है, उसके अगेंस्ट में अपील करना सुप्रीम कोर्ट में, वो एप्लीट जुरिस्डिक्शन में गिना जाएगा। Supreme Court being the highest judicial authority has the power to review the decision of the High Court. तो सुप्रीम कोर्ट क्योंकि सबसे एपेक्स कोर्ट होता है, सबसे ऊपर होता है, सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है, तो उसके पास ये पावर होती है कि हाई कोर्ट ने अगर कोई भी डिसीजन सुनाया है, कोई फैसला लिया है, तो वो उस तरीके के फैसलों को रिव्यू कर सकती है या फिर उस फैसले के ऊपर अपना खुद का जजमेंट दे सकती है। Next, advisory jurisdiction. The advisory jurisdiction empower the Supreme Court to advise the President on a constitutional issue when asked for. एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस सलाह दे सकता है, किस पर? ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, किसी भी तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, संविधान से रिलेटेड अगर इशू है, तो जब सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाएगा तो वो प्रेसिडेंट को एडवाइस, उस पर सलाह दे सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट इसके लिए बाउंड नहीं होते हैं, मतलब कि इसके लिए वो बाध्य नहीं होते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई उनको प्रेसिडेंट को एडवाइस दी है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, तो वो ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट उसको फॉलो ही करे एडवाइस को। कुछ मिसलेनियस फंक्शन होते हैं। मिसलेनियस फंक्शन, सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड एंड प्रिंट ऑल इट प्रिसीडिंग एंड जजमेंट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। सुप्रीम कोर्ट जो है अपने जितने भी जजमेंट, जितनी भी उसकी फैसले होते हैं, वो उनको रिकॉर्ड करता है, उनको प्रिंट भी करता है। जो भी प्रिसीडिंग, जो भी काम होते हैं, उनको अपने पास प्रिंट करके रिकॉर्ड के तौर पे रखता है, ताकि फ्यूचर में रेफरेंस के तौर पर उनको इस्तेमाल किया जा सके। इसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। इलेक्शन पटिशन आर ऑल्सो फाइल्ड डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट। और साथ ही साथ इलेक्शन में जो इलेक्शन की जो पिटिशंस होती हैं, जो रिक्वेस्ट होती हैं, वो भी सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली फाइल की जा सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हैज़ बीन डेवलप्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। आम जनता के इंटरेस्ट को, आम जनता को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनाया गया है। यूजली द प्रोसीडिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कम फ्रॉम द जजमेंट और ऑर्डर मेड बाय द सबॉर्डिनेट कोर्ट इंक्लूडिंग द हाई कोर्ट। ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी प्रोसीडिंग होती हैं, उस जो भी फैसले होते हैं, वो कहाँ से आती हैं? कम फ्रॉम द जजमेंट, मतलब जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो उसके फैसलों से आती हैं, या फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट के ऑर्डर से आती है, या फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर से आती है। However, recently the Supreme Court has started working on matter of public interest. लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देता है, या फिर जो सबॉर्डिनेट कोर्ट अपने जजमेंट फैसले देते हैं, या जो हाई कोर्ट अपने जजमेंट अपने फैसले देते हैं, उसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ने एक और काम स्टार्ट किया है। पब्लिक के इंटरेस्ट को के ऊपर वर्क करते हुए उन्होंने एक और काम स्टार्ट किया है। एनी इंडिविजुअल और अ ग्रुप, कोई भी इंसान या कोई भी ग्रुप PIL फाइल कर सकता है। PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन हुज राइट आर अफेक्टेड। उस इंसान या उस ग्रुप, इंसानों के ग्रुप के बिहाफ पर जिनके अधिकार इफेक्ट हुए, मतलब जिनके अधिकारों के ऊपर असर पड़ा है। दे कैन आइदर फाइल अ रिट पिटिशन और एड्रेस अ लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो या तो फाइल कर सकते हैं, रिट फाइल कर सकते हैं, फाइल अ रिट पिटिशन। रिट का मतलब होता है स्टूडेंट एक तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट, अ लीगल डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ कोर्ट टेलिंग समबडी टू डू और नॉट टू डू समथिंग। मतलब एक तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कोर्ट की तरफ से इशू किया जाता है, और जिसमें ये बताया जाता है कि पर्टिकुलर इंसान को क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो दे कैन फाइल अ रिट पिटीशन और एड्रेस अ लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट। तो लोग जो हैं एक रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम पर एक एड्रेस, एक लेटर एड्रेस कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, अपनी PIL को फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
The People Union of Civil Liberty filed a PIL in the Supreme Court against the government for the food shortage in the year 2001. एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दर्ज की थी, फाइल की थी। किसके खिलाफ की थी? सरकार के खिलाफ की थी, क्योंकि 2001 में खाने की फूड की शॉर्टेज हो गई थी। अब इस पटिशन में, इस रिक्वेस्ट में किस चीज़ की डिमांड थी? इस पटिशन में मेन 4 तरीके की डिमांड बताई गई थी। नंबर 1, टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट इन द ड्रॉट इफेक्टेड एरिया। जिस जगह पे ड्रॉट सूखा पड़ गया है वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार दिलाया जाए। टू प्रोवाइड द फ्री रिलीफ टू पर्सन अनेबल टू वर्क। ऐसे लोगों को काम दिलाया जाए जिनको पास काम नहीं है। टू रेज द फूड इंटाइटलमेंट अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। और साथ ही साथ जो खाना है, जो फूड इंटाइटलमेंट का मतलब होता है अमाउंट दैट यू हैव द ऑफिशियल राइट टू रिसीव। मतलब आपके पास, इंटाइटलमेंट का मतलब हो गया कि आपके पास कितना राइट है, कितना खाना आपको मिलेगा। तो वो जो खाना जितना आपको मिल रहा है उसको बढ़ाया जाए। टू प्रोवाइड द सब्सिडाइज फूड ग्रेन टू द इफेक्टेड फैमिली एंड फ्री फूड ग्रेन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द एग्जिस्टिंग स्कीम। और टू प्रोवाइड द सब्सिडाइज फूड। सब्सिडाइज फूड का मतलब हो गया आपका, सब्सिडाइज मीन टू गिव मनी टू समबडी और टू एनी ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प। तो किसी भी तरीके से सब्सिडाइज खाने को जो प्रभावित फैमिलियां हैं उनके तक, खाना उनके तक पहुंचाना, या फ्री में फूड ग्रेन्स को सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर अलग अलग स्कीमों के द्वारा लोगों तक पहुंचाना। तो ये 4 मेन डिमांड थी। सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड 2 commissioner to ensure that its order were followed। सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट 2 कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं इस बात को इंश्योर करने के लिए कि जो भी ऑर्डर किए जा रहे हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ ऑर्डर टू इंश्योर दैट फूड ग्रेन आर नॉट वेस्टेड। और एफसीआई डिपार्टमेंट जो है आपका, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसको ऑर्डर दिया गया था कि वो ये देखें कि खाने की किसी भी तरीके से वेस्टेज ना हो पाए, फूड ग्रेन्स का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। द स्टेट्स वर गिवन the responsibility of the states were given the responsibility of implementing the various scheme to ensure that the demand of the PIL were met। और साथ ही साथ जो राज्य होते हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि अलग अलग तरीके की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करें, लागू करें, और इस बात को इंश्योर करें कि जितनी भी PIL आई है, जितनी भी PIL की डिमांड्स आई हैं उनको पूरा किया जाए। प्रोविजन ऑफ लीगल एड। Many people cannot arrange the legal aid for themselves and are assisted by the Supreme Court। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी कानूनी मदद नहीं कर पाते हैं, और इस तरीके से उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है लोगों की मदद करता है। सुप्रीम कोर्ट द सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमिटी प्रोवाइड द फ्री लीगल एड टू द फॉलोइंग पीपल। और सुप्रीम कोर्ट की जो कमिटी है, लीगल एड कमिटी है, वो लोगों को फ्री में कानूनी मदद देती है। और किन लोगों को देती है? नंबर 1, अ पर्सन विद एन एनुअल इनकम लेस देन 18,000। जिस इंसान की सालाना इनकम 18,000 से कम है उन लोगों को फ्री में लीगल एड, कानूनी मदद दी जाती है। अ पर्सन हु बिलोंग टू एनी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। अगर कोई भी इंसान जो है वो SC और ST कास्ट से बिलोंग करता है। विक्टिम ऑफ एनी नेचुरल कैलामिटी। अगर कोई इंसान जो है वो प्राकृतिक आपदा का शिकार हो चुका है, उससे पीड़ित है। महिलाएं, बच्चे, मानसिक रूप से बीमार लोग, या फिर डिसेबल्ड, अपंग लोग, जैसे किसी कोई डिसेबल्ड है, दिव्यांग जिसे हम कहते हैं, इस तरीके के लोग। अ पर्सन हु इज़ इन कस्टडी, या अगर कोई भी इंसान कस्टडी जेल में है, तो इस तरीके के लोगों को लीगल एड, कानूनी मदद दी जाती है। नेक्स्ट है हाई कोर्ट। ईच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ अ हाई कोर्ट विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। हर राज्य के पास एक अपना खुद का हाई कोर्ट होता है, और वो उस राज्य का हाईएस्ट कोर्ट माना जाता है, सबसे ऊपर कोर्ट माना जाता है। हाई कोर्ट कैन हियर द केसेस अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट। जो लोअर कोर्ट होते हैं, नीचे कोर्ट्स होते हैं हाई कोर्ट के नीचे, अगर उन्होंने कोई फैसला सुनाया है तो उनके खिलाफ उस तरीके के केसेस उन्होंने जो फैसला सुनाया है तो उस तरीके के केसेस को की अपील, उस तरह के डिसीजन को सुनने का काम हाई कोर्ट कर सकते हैं। इट डील विद द केसेस ऑफ द स्टेट अंडर इट्स जुरिस्डिक्शन।
और हाई कोर्ट जो है उन्हीं केसेस को सुनते हैं जो कि उनके स्टेट, उनके राज्य के अंडर जुरिस्डिक्शन में, उनके के अंडर क्षेत्र में आता है। कैलकाटा हाई कोर्ट जो है आपका ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है इंडिया का, और इसे 1862 1 जुलाई को स्टैब्लिश किया गया था, बनाया गया था। प्रेजेंटली इंडिया में, हमारे देश में 25 हाई कोर्ट्स हैं, 25 हाई कोर्ट्स हैं। एमंग द यूनियन टेरिटरी, जो हमारी यूनियन टेरिटरी यूटी है, दिल्ली हैज़ अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन, दिल्ली का अपना खुद का हाई कोर्ट है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हैव द कॉमन हाई कोर्ट, और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का कॉमन हाई कोर्ट है, मतलब दोनों जगहों पे आपका एक ही हाई कोर्ट काम करता है। द अदर 6 यूनियन टेरिटरी कम अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट स्टेट हाई कोर्ट, और साथ ही साथ जो आपके 6 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें भी आपके डिफरेंट हाई कोर्ट्स स्टेट के अलग अलग काम करते हैं। कंपोजिशन, हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस एंड द अदर जजेस। हाई कोर्ट में कौन कौन होता है? एक तो आपका चीफ जस्टिस होता है और बाकी जजेस होते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? उसको प्रेसिडेंट, देश का राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। किसकी सलाह पे करता है? जो आपका चीफ जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो, और जो राज्य का गवर्नर होता है, राज्यपाल, तो उनकी सलाह पे प्रेसिडेंट जो है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट करते हैं। While appointing the other judges of the High Court, the President consults the Chief Justice of the Supreme Court, the Governor of the State, and the Chief Justice of the Consult High Court. और हाई कोर्ट के बाकी जजेस का जब अपॉइंटमेंट किया जाता है तो प्रेसिडेंट जो है किन किन लोगों से सलाह लेता है? प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह लेता है, उस पर्टिकुलर राज्य के गवर्नर से सलाह लेता है, और हाई कोर्ट के उस पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी सलाह लेता है। नेक्स्ट टॉपिक, एलिजिबिलिटी। अगर आपको हाई कोर्ट का जज बनना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए? सबसे पहले तो आपको देश का नागरिक, सिटीजन होना चाहिए, और आपको कम से कम 10 साल के लिए आपका जुडिशियल ऑफिस में आपने काम किया हो। जुडिशियल, ही मस्ट हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया, मतलब इंडिया में आपका खुद का जुडिशियल ऑफिस एज अ आपने 10 साल काम किया हो। और ही और मे मस्ट हैव बीन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर, या फिर आपने हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट, लॉयर का काम 10 साल से 10 साल तक कम से कम किया हो। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नेक्स्ट है टेन्योर। हाई कोर्ट का रिटायरमेंट का जो एज है वो 62 ईयर्स है, और ही में ऑल्सो रिज़ाइन फ्रॉम हिज पोस्ट एनी टाइम। और अगर आपको हाई कोर्ट के जज से रिटायरमेंट चाहिए तो आप कभी भी रिज़ाइन कर सकते हैं अपनी पोस्ट से। और प्रेसिडेंट में ऑल्सो रिमूव अ जज ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोवन मिसबिहेवियर, और ये प्रेसिडेंट के पास अधिकार होता है कि वो हाई कोर्ट के जज को हटा सकता है किस ग्राउंड के बेस पर, कि अगर उन्होंने मिसबिहेव किया है और या मतलब गलत तरीके से व्यवहार किया है, या फिर बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट या इम्पीचमेंट के प्रोसेस के द्वारा हाई कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। जैसे कि सेम मैंने आपको बताया था, सुप्रीम कोर्ट में इम्पीचमेंट प्रोसेस से जज को हटाया जाता है। नाउ व्हाट आर द पावर एंड द फंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जो जज होते हैं उनके पास क्या पावर होती है, क्या फंक्शंस होते हैं? तो हाई कोर्ट के मेन जो पावर है उन्हें 3 पार्ट में बांटा गया है, ओरिजिनल, एप्लीट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। ओरिजिनल, it empower the High Court to issue the direction or the order including the writ to any person, authority or government within its jurisdiction or violation of the fundamental right of the citizen। तो हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी तरीके का डायरेक्शन, निर्देश, ऑर्डर या रिट को इशू कर सकते हैं किसी भी इंसान के खिलाफ, या किसी भी अथॉरिटी के खिलाफ, या किसी सरकार के खिलाफ भी। जो भी उनके जो कार्य क्षेत्र है, जो भी उनका जुरिस्डिक्शन इलाका है, जितने भी कार्य क्षेत्र उनका आता है उसके अंदर, अगर उन्होंने ये पाया कि किसी भी नागरिक का फंडामेंटल राइट जो है, उसका मौलिक अधिकार जो है वो वायलेट हो रहा है, उसको छीना जा रहा है, तो हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो डायरेक्शन, ऑर्डर या रिट किसी भी इंसान, किसी भी अथॉरिटी या गवर्नमेंट के खिलाफ इशू कर सकते हैं। इसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहा जाता है। एप्लीट, it gave the power that Supreme Court to hear the appeal against about the civil and criminal cases against the decision of the lower court। तो हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि लोअर कोर्ट ने अगर कोई फैसला सुनाया है तो इस तरीके के फैसलों को हाई कोर्ट दोबारा से सुन सकते हैं। अगर कोई भी फैसला सिविल या क्रिमिनल केस से रिलेटेड है, मतलब कोई भी अपराध या गैर आपराधिक केस है, तो उसको दोबारा से सुनने का जो पावर है वो हाई कोर्ट के पास है। इसे एप्लीट जुरिस्डिक्शन में
गिना जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन। द हाई कोर्ट हैज़ द अथॉरिटी टू सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ ऑल द सबॉर्डिनेट कोर्ट। हाई कोर्ट के नीचे जितने भी सबॉर्डिनेट उसके सहायक जो कोर्ट हैं उनको सुपरवाइज करना, उनका काम देखने का काम हाई कोर्ट के पास होता है। इट कैन इवन इशू द जनरल रूल टू रेगुलेट द प्रोसीडिंग। और अपने जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है उसको ठीक से काम कराने के लिए हाई कोर्ट जो है कुछ रूल, कुछ नियम भी बना सकता है। अदर jurisdiction. A high court can start the contempt proceeding against anyone who is found in contempt of the court. हाई कोर्ट के पास ये भी पावर होता है कि वो किसी भी इंसान के खिलाफ कंटेम्प ऑफ कोर्ट के तहत उसके ऊपर केस चला सकता है। मतलब अगर आपने कोर्ट की ऑर्डर्स को ओबे नहीं किया, कंटेम्प ऑफ कोर्ट मतलब आप कोर्ट की अगर आपने बेइज्जती की है, आपने उसके ऑर्डर फॉलो नहीं किए हैं। एवरी हाई कोर्ट कैन एडमिट द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लाइक दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ही तरह हाई कोर्ट के पास भी पावर होती है कि वो पीआईएल को एक्सेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज सबॉर्डिनेट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जिला कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जिला या सबॉर्डिनेट सहायक कोर्ट। देर आर सेवरल कोर्ट एट द लोअर लेवल। लोअर लेवल पे बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं। दे आर यूजली एट द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल। ये अलग अलग आपके डिस्ट्रिक्ट या तहसील लेवल पर होते हैं टाउन्स में। दे हियर मेनी काइंड ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। और ये अलग अलग तरीके के सिविल जो आपके केसेस होते हैं या फिर जो आपके क्रिमिनल आपराधिक केस होते हैं उनको सुन सकते हैं। हर एक स्टेट जो है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बटा होता है। डाटा प्रिसाइडेड ओवर बाय द डिस्ट्रिक्ट जज। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं जिन्हें कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार अपॉइंट करती है। इन एडिशन टू द डिस्ट्रिक्ट जज देयर मे बी अ नंबर ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस। और डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा, जिला जज के अलावा और बहुत सारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं। मतलब एडिशनल जिला जजेस होते हैं और असिस्टेंट जज डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं। वो काम करने के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वर्कलोड ज़्यादा है तो आपके एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस बढ़ाए जा सकते हैं या असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जजेस को बढ़ाया जा सकता है। The district court are under the administrative and judicial control of the High Court of the state to which the district belong. तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो भी होता है, जो भी काम उसको कंट्रोल करने का, देखने का काम उस राज्य का हाई कोर्ट करता है। मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में वो कोर्ट आ रहा है उस राज्य का हाई कोर्ट। अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड द अदर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जजेस इज डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। तो डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट करना और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के और जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करने का काम कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार करती है। किसकी सलाह पे करती है? उस पर्टिकुलर राज्य के हाई कोर्ट की सलाह पे डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है। द हाइएस्ट कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट इज दैट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस। किसी भी जिले का जो हाईएस्ट कोर्ट होता है उसमें डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजेस होते हैं। इट हैज़ द पावर टू इम्पोज एनी पनिशमेंट इंक्लूडिंग द कैपिटल पनिशमेंट। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके पास पावर होता है कि वो पनिशमेंट, सज़ा दे सकते हैं जिसमें कि कैपिटल पनिशमेंट भी गिनी जाती है। कैपिटल पनिशमेंट मतलब होता है सजाए मौत, पनिशमेंट बाय डेथ। इट डील विद द केसेस ऑफ अपील फ्रॉम द लोअर कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट और सेशन जो कोर्ट्स आपके होते हैं वो आपके लोअर कोर्ट्स की केसेस की अपील को सुन सकते हैं। और देयर आर मेनी अदर कोर्ट लोअर देन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस। डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजेस के अलावा और बहुत सारे आपके लोअर कोर्ट्स होते हैं, जैसे कि क्रिमिनल केसेस के लिए द कोर्ट ऑफ सिविल जज। क्रिमिनल केसेस के लिए द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परफॉर्म वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शन। जो जिला कोर्ट होते हैं उनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि दे डील विद केसेस अराइजिंग विद इन द डिस्ट्रिक्ट। जिले में जितने भी केसेस हो रहे हैं उन केसेस को देखने का काम करना। टू हियर द सिविल डिस्प्यूट। सिविल डिस्प्यूट मतलब नागरिकों के बीच में जो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं उस तरीके के केसेस को सुनना। जैसे कि लैंड, ज़मीन के मुद्दे हो गए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मुद्दे हो गए, तो उस तरीके के मुद्दों को सुनना और उसके ऊपर जजमेंट, उसके ऊपर फैसला सुनाने का काम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिले के अंदर शांति बनाए रखना। दे कंसिडर्ड अपील्स ऑन डिसीजन गिवन बाय द लोअर कोर्ट।
और साथ ही साथ लोअर कोर्ट्स के द्वारा अगर कोई भी फैसला दिया जाता है, कोई भी डिसीजन दिया जाता है, तो उस तरीके की अपील को कंसिडर करना, देखने का काम भी आपका कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करते हैं। The greatest problem of the district court is that they tend to create a large backlog of cases which causes unnecessarily delay in settling the cases. सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ ये होती है कि बहुत सारे केसेस उनके पास पेंडिंग पड़े रहते हैं, और जो केसेस आपके डीले होते रहते हैं, मतलब कि उनमें देर होती रहती है और फैसला न्याय समय पे नहीं हो पाता है। नेक्स्ट इज लोक अदालत। एवरी इंडियन सिटीजन हैज एन easy access to the court. If they feel that their rights are violated, they can approach the court for justice. However, it is difficult for the poor to get the justice as the legal procedure involve a lot of money, time and paperwork. अगर हर भारतीय नागरिक को ये के कोर्ट जाना बहुत ही आसान होता है, अगर आसानी से वो जा सकता है तो, और अगर उसे ऐसा लगे कि उसके राइट्स, उसके अधिकार उसे छीने नहीं जाएंगे, तो वो आसानी से कोर्ट जाएगा और न्याय की मांग करेगा। लेकिन जो इंसान गरीब होता है, उसके लिए न्याय पाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इस तरीके के काम में बहुत सारा पैसा लगता है, समय लगता है, लंबा चौड़ा पेपर वर्क करना पड़ता है। For a poor person who is not literate enough to understand the legal formality of a case and whose family depend on her daily wages, the idea of going to court to get justice often seem inaccessible. तो जो इंसान गरीब होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है, जो लीगल फॉर्मेलिटी, कानूनी चीज़ों को नहीं समझ पाता है, और जिसकी फैमिली, परिवार पूरी तरीके से रोज़ की दिहाड़ी पे जिंदा रहती है, मतलब जो डेली काम करते हैं लोग, तो उसके लिए कोर्ट जाना और न्याय पाना लगभग क्या होता है? इनएसेसिबल, मतलब वहां तक तो वो सोच ही नहीं सकता है, और वहां तक पहुंचने की नहीं सोच सकता है वो। In order to reach the deprived, the Parliament enacted the Legal Service Authority Act 1987। तो जो डिप्राइव, मतलब जिन जो लोग मतलब इन सब चीज़ों से मतलब दूर हैं, उस तरह के लोगों तक पहुंचने के लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया। 1987 में उसको पास किया गया, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। इट प्रोवाइड फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट थ्रू द लोक अदालत। तो जो भी केसेस, जो भी लड़ाइयाँ, डिस्प्यूट्स हैं, उनका सेटलमेंट, उनको कैसे सॉल्व करना है, वो कैसे किया जा सकता है? लोक अदालत के माध्यम से किया जा सकता है। दीज आर वॉलेंट्री एजेंसी डैट आर मॉनिटर्ड बाय द स्टेट लीगल एड एंड एडवाइस बोर्ड। तो ये एक तरीके से कुछ वॉलेंट्री, मतलब अपने आप चलने वाली एजेंसीज होती हैं, और इनको देखने का काम स्टेट लीगल एड एंड एडवाइस बोर्ड करता है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव, लोक अदालत का मेन उसका काम क्या होता है? टू प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस टू पार्टीज थ्रू द इन एमिकेबल सेटलमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसका मेन काम यही होता है कि जो पार्टीज जो हैं, जो कि केसेस में हैं, मतलब जो जिनका केस चल रहा है, उनको जल्द से जल्द न्याय दिलाना, और फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब बगैर किसी खर्चे के। They have proved to be a successful alternative forum for resolving the dispute। तो लोक अदालत एक तरीके से लड़ाइयों को ख़त्म करने का, सॉल्व करने का एक सक्सेसफुल माध्यम प्रूव हो चुका है कि हाँ, लोक अदालत जो है अगर यूज़ की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को सॉल्व किया जा सकता है और सक्सेसफुली किया जा सकता है। Impartial and independent judiciary is our next topic. Independence of judiciary is one of the most important characteristic of rule of law and is essential in order to uphold democracy। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मतलब जो जुडिशरी सिस्टम है हमारा, जो कोर्ट्स हैं, वो इंडिपेंडेंट होकर काम करें, ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, एक इम्पॉर्टेंट फीचर है किसका? रूल ऑफ लॉ का। अगर हमें डेमोक्रेसी को, गणतंत्र जिसे हम कहते हैं, डेमोक्रेसी को अपहोल्ड मतलब मेंटेन करके रखना है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि जुडिशरी जो है हमारा, वो इंडिपेंडेंट, आज़ाद होकर काम करे। ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ पावर, द सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। क्योंकि पावर को डिवाइड कर दिया गया है, इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करता है। जो रिच हैं, अमीर हैं, जो इन्फ्लुएंशियल हैं, जो प्रभाव डाल सकते हैं, और जिनके पास इतना पैसा है कि वो जजेस के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं और केसेस को बदल सकते हैं। देयर आर ऑल्सो पीपल हु ट्राई टू इन्फ्लुएंस द जुडिशियल प्रोसेस इन एन अनफेयर मैनर। साथ ही साथ देश में ऐसे लोग भी हैं जो कि जुडिशियल प्रोसेस को, जो फैसले लिए जा रहे हैं, उनको बदल सकते हैं, उनके ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं, उनको अपने पैसे के दम पर, अपनी पावर के दम पर फैसलों को वो बदल सकते हैं, और गलत तरीके से वो ये ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान ने हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, जो न्यायालय व्यवस्था है, उसको इंडिपेंडेंट बॉडी बना रखा है। मतलब एक ऐसी बॉडी जो इंडिपेंडेंट होके, आज़ाद होके काम करेगी, किसी के दबाव में काम नहीं करेगी। One aspect of this independence is the separation of power, which means that other branches of the state like legislature and the executive cannot interfere in the work of judiciary. Students, मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट के 3 मेन ऑर्गन्स हैं। पहला है पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर। दूसरा है आपका एग्जीक्यूटिव, जिसमें मिनिस्टर्स आते हैं। लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट जो कि लॉ बनाती है। एग्जीक्यूटिव जो कि मिनिस्टर्स होते हैं। और तीसरा हमारा क्या है, जुडिशरी है, जो कि न्याय व्यवस्था को देखती है, हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में क्या है कि पावर को बांट दिया गया है अलग अलग ब्रांचेस में। लेजिस्लेचर का काम नियम बनाने का है, एग्जीक्यूटिव का काम है कि वो उन लॉज को इम्प्लीमेंट कराएगी, और जुडिशरी का काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी। तो कोई भी ब्रांच जो है वो जुडिशरी के काम में इंटरफेयर, दखल अंदाजी नहीं देगी। The Constitution has such provision that ensure that the judiciary remain independent in the matter of appointment, tenure and pay. और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ने ऐसे प्रावधान, ऐसे प्रोविजन बना रखे हैं जिससे इस बात की इंश्योरिटी, मतलब इस तरीके से श्योरिटी दी जा सके कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है हर तरीके के मामले में। चाहे जजेस का अपॉइंटमेंट करना हो, चाहे जजेस के टेन्योर, काम करने की समय की बात हो कि किस उम्र तक वो काम करेंगे, या उनकी पे की बात हो, इनकम की, उनको क्या सैलरी मिलेगी। तो उनके हर मैटर को इंडिपेंडेंट अलग तरीके से करा जाता है। उसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं करेंगे। All judges are in the High Court as well as the Supreme Court are appointed with very little interference from the other branches of government. Once appointed, it is very difficult to remove a judge. हाई कोर्ट और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं, उनका अपॉइंटमेंट जो है बहुत ही लिटिल, मतलब बहुत ही कम दखल अंदाजी के साथ किया जाता है। कि गवर्नमेंट की जो ब्रांचेस हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, वो बहुत ही कम अपना इंटरफेरेंस करेंगी जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है। एक बार अपॉइंटमेंट इनका हो जाता है, नियुक्ति हो जाती है, तो इनको जज की पोस्ट से हटाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कहा जाता है, क्योंकि इसी के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास ही ऐसी पावर होती है कि अगर पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ पास किया है, तो उस तरीके के लॉ को नल एंड वॉइड, मतलब इलीगल, गैर कानूनी घोषित करने का काम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि जो पार्लियामेंट ने लॉ पास किया है वो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रोविजन के अगेंस्ट है, मतलब संविधान के जो नियम है, कानून है, उनको, मतलब उनके अगेंस्ट जाके कोई लॉ पार्लियामेंट ने बना दिया, तो उस तरीके के लॉ को खारिज करने का काम, नल एंड वॉइड, मतलब इलीगल, गैर कानूनी डिक्लेयर करने का काम किसके पास पावर है? ऐसी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। It is the independence of judiciary that allow the court to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and the executive. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कोर्ट को अलाउ करता है कि वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे और इस बात को देखे कि कोई भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे, चाहे वो लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट हो, चाहे एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स हों। तो ये दोनों अपने पावर का गलत इस्तेमाल ना करें, ऐसा देखने का काम कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। और बिकॉज एनी वन कैन अप्रोच द कोर्ट, अगर किसी भी सिटीजन, नागरिक के फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं, उसके अधिकार उससे छीने गए हैं, तो वो कोर्ट जा सकता है। और अगर वो जा सकता है अगर उसको ऐसा लगता है कि उसके राइट, उसके अधिकार उससे छीने गए हैं। बिकॉज एनी वन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर राइट हैज़ बीन वायलेटेड। तो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का काम भी कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। चैप्टर इज ओवर। थैंक यू।